हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट लेक्चर है। देखो, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि जैसे अब तक हमें क्वेश्चंस मिल रहे थे, वहां पे एंगल दिया था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और हमें वैल्यू पता है कि अच्छा 30 डिग्री दिया है, साइन 30 हाफ होता है, तो हमने हाफ यूज कर लिया। अगर tan 30 है तो 1/√3 होता है, हमने वो यूज कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली एंगल थीटा ना देकर डायरेक्टली कॉस थीटा की वैल्यू देता है, डायरेक्टली टैन थीटा की वैल्यू देता है। ठीक है, तो देखो कॉस का जो पूरा नाम है वो है कोसाइन, साइन का जो पूरा नाम है साइन है, टैन का पूरा नाम टैंजेंट है। तो करेगा क्या वो तुम्हें थीटा की वैल्यू नहीं देगा कि थीटा 60 है या 45 है, वो सीधे कहेगा कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज 0.48। इसका मतलब उसने सीधे तुम्हें कॉस थीटा की वैल्यू दे दी डायरेक्टली, और उसको तुम सीधे क्वेश्चन में यूज करके जो चीज निकालनी है, जैसे निकालनी है, जो रेशियो यूज करना है, वो हम सीधे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते उसने बोला टेंजेंट ऑफ एन एंगल इज 5/3, तो इसका मतलब tan थीटा दे दिया, डायरेक्टली थीटा नहीं दिया, सीधे डायरेक्टली हमें tan थीटा की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई। एक वर्टिकल टावर है, उसका हाइट जो है वो 20 मीटर है। ठीक, तो अगर हम टावर बनाए तो 20 मीटर का टावर हो गया। ठीक, फिर कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर। एक पर्सन है जो टावर से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। तो मान लेते हैं यहां पे पर्सन खड़ा है, टावर से सम डिस्टेंस बोला है, कुछ डिस्टेंस पे, तो मान लेते हैं यहां पर ले लेते हैं उसको। ठीक, knows that the tangent of angle of elevation of the top of the tower is 1.60। अब इसने ये नहीं बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, 45 बनेगा या 60 बनेगा। इसने डायरेक्टली तुम्हें बताया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब अगर यहां से इसको देखेगा तो ऐसे देखेगा, ऐसे करके एंगल में चेंज आएगा। देखो ये ऐसे देखेगा। ठीक, इसका मतलब ये होगा हमारा लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो ये होगा थीटा। अब उसने ये नहीं बताया कि थीटा कितना है, 60 है, 45 है या कितने डिग्री का है। उसने डायरेक्टली इस थीटा का टेंजेंट या टैन बता दिया। ऐसे किसी क्वेश्चन में सीधे कॉस बता सकता है, सीधे साइन बता सकता है कि साइन ऑफ एंगल थीटा इज 0.68। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल क्या बताया, यहां पे उसने बताया कि एक 20 मीटर हाइट का टावर है, ये 20 मीटर हाइट का वर्टिकल टावर है। इस टावर से कुछ डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है देखो लास्ट में, हाउ फार ही इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब हमसे एक्स पूछा है, बेस। और उसने थीटा ना बताकर डायरेक्टली बता दिया कि tan थीटा की वैल्यू 1.60 है। तो इसका मतलब अगर 1 पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट tan का फुल फॉर्म है पूरा, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 1.60। इसका मतलब है ये थीटा एंगल का टेंजेंट, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया 20, बेस हो गया x, तो इसका मतलब ये हो गया 20/x। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू 1.60 इस केस में। तो tan थीटा की डायरेक्ट जगह रखेंगे 1.60 इज इक्वल टू 20/x। यहां से x ऊपर जाएगा तो x इक्वल्स टू 20/1.60। डेसिमल हटेगा, ये जीरो बढ़ गया, 0 0 काट देंगे, 16 से कैंसिल करेंगे, 16 इंटू 1 बचा 40, 16 इंटू 2.5। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया 12.5 मीटर। मतलब जो पर्सन है वो टावर के फुट से 12.5 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, यही हमसे पूछा था। तो ये चीज याद रखना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पर एंगल थीटा ना देकर वो डायरेक्टली तुम्हें जो रेशियो रिक्वायर्ड है, अगर वहां कॉस थीटा रिक्वायर्ड है तो सीधे कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली दे देगा, टैन का रिक्वायर्ड है तो सीधे टैन की वैल्यू डायरेक्टली दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, जैसा ये क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अ स्टेक इन द ग्राउंड इज 60 डिग्री।
ठीक, तो ये कह रहा है कि एक टावर है। अच्छा, अब ऑब्जर्वर ऊपर है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा मैंने कहा था कि हम लोग डिप्रेशन वाले एंगल को, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो एक टावर है, फ्रॉम द टॉप मतलब उसके ऊपर ऑब्जर्वर है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अ स्टेक इन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक, इसका मतलब है कि एक टावर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर मतलब ऑब्जर्वर यहां पर है, टावर के टॉप पर। अगर ऑब्जर्वर टावर के टॉप पर है तो वहां पर हम लोग एक नॉर्मल लाइन ऑफ साइट बनाएंगे। मतलब अगर वो पर्सन नॉर्मल देखे, ना ऊपर देखे ना नीचे देखे, नॉर्मल सीधे देखे स्ट्रेट, तो कैसे देखेगा, तो स्ट्रेट ऐसे देखेगा। ठीक है, ये उसकी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है। नॉर्मल देखेगा वो, मतलब ना नीचे ना ऊपर, अगर स्ट्रेट देखे सीधे तो इस तरह से देखेगा। ठीक, वो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अ स्टेक इन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब यहां पे खड़ा हुआ पर्सन नॉर्मल ऐसे देखता है, अब यहां ग्राउंड पर एक स्टेक को वो देख रहा है, तो ऐसे करके एंगल चेंज करेगा इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब अब वो ऐसे देखेगा, ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये होगा हमारा 60 डिग्री का, क्वेश्चन में बोला है। ठीक, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं पे बता दे रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, बोथ आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। कभी भी वर्टिकल से मेजर नहीं करेंगे। अब इस चीज को पहले समझा देते हैं कि क्या मतलब है कहने का। जैसे ये डायग्राम में ऐसा बना हुआ है, तो कई बार बच्चे ये एंगल मार्क कर देते हैं, ये एंगल गलत है, देखो ये तो वर्टिकल से मेजर हो रहा है ना, ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल से मेजर हो रहा है, ये गलत है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी नहीं होगा, किसी क्वेश्चन में नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो है ये, यहां से एंगल ऐसे मेजर होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे ये एंगल 60 हो गया। अब ये बताओ, सिंपल सी बात है, दिखाई भी पड़ रहा है यहां पर कि ये जो उसका नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है ये ग्राउंड के पैरेलल है? और अगर ये नॉर्मल लाइन ऑफ साइट ग्राउंड के पैरेलल है, इसको अगर हम एक ट्रांसवर्सल ट्रीट कर ले, तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो बाय यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल भी हमारा 60 डिग्री का आ जाएगा। तो ये एंगल भी होगा 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 है तो बाय यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हम ये एंगल निकालेंगे तो ये एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार इज द स्टेक फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये टावर है और ये टावर का फुट है। ये पूछ ये रहा है हाउ फार इज द स्टेक फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये डिस्टेंस पूछ रहा है ये। ठीक है, अच्छा दे क्या रखा है? अच्छा दे रखा है कि द टॉप ऑफ द टावर इज 80 फीट अबव द ग्राउंड। इसका मतलब जो टावर का टॉप है, मतलब ये ग्राउंड से 80 फीट ऊपर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, हाइट है, ये 80 फीट से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 80 है जो कि परपेंडिकुलर है। हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है? बेस पूछा है। अगर परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछा है तो tan यूज करेंगे। इसका मतलब tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दे रखा है 80, बेस को अगर x ले लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 80 अपॉन x। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो ये आ जाएगा √3, x ऊपर आएगा, इंटू एक्स इक्वल्स टू 80, यहां से √3 अपॉन में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 80 अपॉन √3। ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट अलाउ नहीं होता, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इट इज अ कंपलसरी प्रोसेस। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 80 इंटू √3, √3 इंटू √3 हो गया, तो 80 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन नीचे 3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 होता है, 3 से इसको काट दें तो 0.577
ये आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो कटेगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो 5.77 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दे, 8 इंटू 7 56, 6 बचा 5, 8 इंटू 7 अगेन 56 प्लस 5 1 बचा 6, 8 इंटू 5 40, 46 डेसिमल लगा देंगे दो प्लेसेस पे तो आंसर आएगा 46.16 फीट। 46.16 फीट जो है वो डिस्टेंस होगा किसका, ऑफ द स्टेक फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये समझ में आ गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कैसे मेजर होता है। देखो सीधी सी बात है, कोई ऑब्जर्वर अगर ऊपर है और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जर्वर यहां पर है, ऊपर ऑब्जर्वर है और यहां नीचे ऑब्जेक्ट है, तो जब वो ऐसे करके देखता है, यहां से ऐसे देखता है, तो ये नॉर्मल लाइन ऑफ साइट ये है, और जब ऐसे देखेगा तो ये जो एंगल बनता है यहां पर, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्लियर। और जब डिप्रेशन का एंगल बनेगा तो उसको हम लोग फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर से नीचे ले आएंगे और फिर वहां पर उसको हिसाब से क्वेश्चन को राइट एंगल ट्रायंगल लेके सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आए क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। ओके अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1500 meters फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक एरोप्लेन है, एयरप्लेन है, जो कि कितने हाइट पर है, हाइट उसकी है 1500 मीटर। ठीक है, तो एक प्लेन है मान लेते हैं, यहां पे ग्राउंड ये है और 1500 मीटर इस हाइट पे ये प्लेन है। ठीक है, तो कह रहा है एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1500 meters फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। इस प्लेन ने, यहां पे प्लेन के ऊपर एक कोई पर्सन है या जो भी पर्सन है, वहां से उसने नीचे देखा तो उसने देखा दो शिप्स हैं जो प्लेन की तरफ आ रही हैं फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं एक शिप हमारी यहां पर है, अच्छा सेम तरफ है, मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन में कि एक शिप इधर है और एक शिप इधर है प्लेन के, दोनों शिप प्लेन के एक ही तरफ है। जिसका मतलब मान लेते हैं एक शिप हमारी यहां पर है पॉइंट ए पर और एक शिप यहां पर है पॉइंट बी पर। ठीक है, उसने दो शिप्स को देखा एंड शिप आर सेलिंग टुवर्ड्स द प्लेन, प्लेन की तरफ शिप आ रही है और सेम डायरेक्शन से आ रही है। और प्लेन किस हाइट पर है, प्लेन की हाइट है 1500 मीटर। ये क्लियर है, ये प्लेन है यहां पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट, और प्लेन की जो हाइट है वो 1500 मीटर है और उसने सेम साइड दो शिप देखी ए एंड बी विच आर सेलिंग टुवर्ड्स द प्लेन। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एरोप्लेन आर 45 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहां पर प्लेन, अच्छा प्लेन पे जो भी पर्सन है अगर उसका नॉर्मल लाइन ऑफ साइट निकाले, मतलब वो नॉर्मल देखे, ना नीचे ना ऊपर, तो नॉर्मल तो ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां से उसने शिप को देखा, पहले इस वाले शिप को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना, मतलब यहां से जो एंगल में चेंज हुआ, यहां से जो एंगल में चेंज हुआ डिप्रेशन का एंगल ऐसे करके बनेगा, ये देखो बन रहा है, ये 30 डिग्री का है। मतलब ये वाला एंगल 30 है। बात समझ में आई। यहां से वो शिप को देख रहा है इस वाले को, तो ऐसे करके देखेगा, देखो ये एंगल नॉर्मल है, ऐसे करके देखेगा इसको, यूं ऐसे करके, तो एंगल कितना बनेगा 30। ठीक है, तो ये एंगल 30 हो गया। अब अगर ये एंगल 30 है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, नो डाउट, ये जो बेस है इसके पैरेलल होगा नॉर्मल लाइन ऑफ साइट। तो अगर ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल ट्रीट कर दे, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है ये। अब जो दूसरा वाला शिप है, सेकेंड वाली जो शिप है, उसके लिए एंगल 45 है। तो अगर यहां से वो अब इस वाले शिप को देखेगा तो ऐसे करके एंगल चेंज होगा, देखो ये एंगल चेंज होके ऐसे देखेगा, ऐसे। ठीक, तो अब देखेगा तो ये एंगल होगा यहां से इतना एंगल, ये एंगल, ये एंगल इतना, और ये एंगल कितना है 45, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। क्लियर। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना कि ये जरूर बनाएंगे, अक्सर बच्चे ये बनाना भूल जाते हैं, ये डॉटेड लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनेगा तो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट जरूर बनानी है डॉटेड लाइन। अगर वो नहीं बनाओगे तो उसके तुम्हें मार्क्स कट जाएंगे, उसके मार्क्स तुम्हें फुल नहीं मिलेंगे फिर,
क्योंकि इसका मतलब हो गया तुमने ऑब्जर्वर की पोजीशन ही चेंज कर दी। अगर तुमने ऊपर एंगल्स नहीं बनाए, ये नॉर्मल लाइन ऑफ साइट डॉटेड नहीं बनाई, तो इसका मतलब तुमने ऑब्जर्वर को नीचे ले आया, वो गलत है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये डॉटेड लाइन और डिप्रेशन एंगल दिखाने के लिए नॉर्मल लाइन ऑफ साइट को शो करना कंपलसरी है। ठीक, अब इसकी लेबलिंग करते हैं और इसमें एक रेशियो अप्लाई करते हैं और सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो लेबलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, मान लेते हैं ये हो गया बी। अच्छा सॉरी, ए बी यूज कर लिया है तो कुछ और यूज कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, डी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है देखो, सबसे पहले मैंने बताया था एक सिंगल स्टेटमेंट में, एक सिंगल लाइन में क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि तुम्हारे डायग्राम में क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, लेट सी रिप्रेजेंट द एरोप्लेन एंड ए एंड बी द पोजीशंस ऑफ द शिप्स। ठीक है, तो यहां पे सी हमारा प्लेन हो गया, एयरप्लेन, और ए और बी हमारे शिप्स हो गए। ये पहले स्टेटमेंट एक सिंगल लिखेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, रेशियो अप्लाई करने से पहले जैसा बोला था, इट इज कंपलसरी कि पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इस ट्रायंगल में रेशियो अप्लाई कर रहे हो फिर रेशियो अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है, इन ट्रायंगल सी डी ए, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, एंगल 45 है, तो क्या लिखेंगे, tan 45 इज इक्वल टू, tan क्यों लगाया समझ में आया, क्योंकि देखो हमें इंटरेस्ट इसमें है, पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स पूछा है मतलब बेस पूछा है, ए बी। अगर पूछा डिस्टेंस है विच इज बेस और दिया परपेंडिकुलर है जो कि है प्लेन की हाइट, तो अगर परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछा है या बेस का एक पार्ट पूछा है, तो इसका मतलब वहां पे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यूज होगा जो कि tan होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, इन ट्रायंगल सी डी ए tan 45 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 1500, इतने को x ले लेते हैं और इतने को y ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन x होगा। अच्छा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां से जो x से ऊपर आएगा, tan 45 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेगा, इसका मतलब यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1500 मीटर्स आएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एंगल चेंज कर देते हैं, ट्रायंगल मतलब, तो ट्रायंगल दूसरा वाला लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना होता है। तो नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे सी डी बी। तो इन ट्रायंगल सी डी बी, ठीक, तो सी डी बी ट्रायंगल में ये एंगल 30 है, तो क्या आएगा, tan 30 इज इक्वल टू, अच्छा 30 के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो 30 के सामने ये देखो, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला ये बेस है पूरा, इसका मतलब है 1500 अपॉन x प्लस वाई, 1500 अपॉन x प्लस वाई, ये होगा। अब क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू रख दे और यहां पे x की वैल्यू 1500 थी वो यहां रख दे, तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 1500 अपॉन, नीचे क्या है, x से 1500 तो x प्लस वाई है, मतलब 1500 प्लस वाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा और √3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1500 प्लस वाई इज इक्वल टू 1500 इंटू √3 होगा। क्लियर, अब एक काम करो, √3 की वैल्यू रखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 1500 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1500 इंटू √3 होता है 1.732। अब ये 2 जीरो क्या करेंगे, 2 जीरो हटाओ यहां से तो डेसिमल शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 15 इंटू 173.2, मल्टीप्लाई कर दो,
15 इंटू 2 30, 0 बचा 3, 15 इंटू 3 45, 8 बचा 4, 15 इंटू 7 105 प्लस 4, तो इसका मतलब 109, तो 9 बचा 10 और 15 इंटू 1 15 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 259 पॉइंट, नहीं 2598 पॉइंट, यहां पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 2598 मीटर्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। 15 टू 2 30, 0 बचा 3, 15 3 45, 8 4, 15 7 105 बचा 10, हाँ ठीक है राइट। अब यहां से ये चीज इधर चली जाएगी, तो ये यहां पे है 1500 प्लस वाई, इसको उस तरफ भेज दो, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू आएगा 12598 माइनस 1500 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 1500 को माइनस कर दो, कितना आएगा माइनस होके, ये आएगा 8 माइनस 0 8 आएगा, फिर ये आएगा 9 आएगा, फिर आएगा 0 आएगा और फिर आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1098 मीटर्स, ये हमसे शायद पूछा था। हाँ, y हमारा क्या है, देखो y हमारा है डिस्टेंस बिटवीन द शिप, एक शिप यहां पर है एक शिप यहां पर है, y हमारा है डिस्टेंस बिटवीन द शिप, और ये हमसे पूछा था, जो कि हमारा कितना आ रहा है, हमारा वैल्यू आ रही है 1098 मीटर। ठीक है, तो 1098 मीटर्स है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ये? ओके, तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, बाकी फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन इस पे बेस्ड कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।